दोस्तों अपना चौथा पिलर मतलब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, वहाँ पर एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग और माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये बातें ख़त्म। आज हम लोग जीडीपी और इन्फ्लेशन की बातें करेंगे एंड एंटायरली दिस फोर्थ पिलर विल बी ओवर। अपना ये इन्फ्लेशन जीडीपी रिलेटेड आज 4 बातों पर चर्चा करनी है। फर्स्ट, ये इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है। फिर आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी के चलते भारत के अंदर डिफ्लेशनरी स्पाइरल ऐसी समस्या हो सकती है, ऐसा कुछ हिंदू के डेढ़ से यानी कॉलमनिस्ट बोलते रहते हैं, तो वो क्या चीज़ है। भारत के अंदर डब्ल्यूपीआई तो नेगेटिव में चला बट सीपीआई पॉजिटिव में चला, तो ये दोनों के बीच ऐसा वेज अंतराल डिफरेंस क्यों रहा है। उसी प्रकार गांव के अंदर महंगाई बढ़ रही है कंपेयर टू द अर्बन एरियाज, ऐसा क्यों हो रहा है। एंड लास्टली, ऑफिशियल आंकड़ों के मुताबिक भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट अराउंड 7.6% है, लेकिन एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट का ये बोलना है कि दिस इंडियाज जीडीपी इज ओवर स्टेटेड, 7% से ऊपर हो नहीं सकता, भारत की 5% से ज़्यादा ग्रो करने की औकात ही नहीं है। तो क्या ये बात सही है। मतलब ये 4 प्रश्नों पर आज चर्चा करेंगे और एक एक करके ये आगे बढ़ते हैं। बैक एंड में इट इज़ रेकमेंडेड कि आप लोगों ने ये चीज़ें देख ली हो। एक तो जीडीपी का कैलकुलेशन कैसे होता है, उसके अंदर सीएसओ ने क्या क्या रिवीजन किए थे। सेकंड, इंडेक्स थियरी, वहाँ पर डब्ल्यूपीआई, सीपीआई, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, ये सारे तो कौन किसकी आंकड़े की गिनती करता है, बेस ईयर क्या है, कितने कंपोनेंट्स है वगैरह, तो मतलब ये L5 सीरीज़ में आपको मिल जाएगा, वो देख लेना। और क्योंकि डिफ्लेशनरी स्पाइरल की बात करेंगे तो बैक एंड में कि मॉनेटरी पॉलिसी का क्या रोल रहता है, और उस अनुसंधान में कि भारत में ये पिछले कुछ महीनों में मॉनेटरी पॉलिसी तो जो भी बदलाव हुआ उसके सामने बैंकों ने अपने बेस रेट में बदलाव नहीं किया वगैरह, तो वो क्या मुद्दे रहे थे। अपने इसी साल की जो बजट इकोनॉमिक सीरीज़ है 161, वहाँ पार्ट 6, 7, 9 वो आप देख लेना। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इन्फ्लेशनरी गैप समझते हैं। किसी एक इकोनॉमी में एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्री, सर्विसेज, अलग अलग फर्म्स जो कुल उत्पादन करती हैं, दैट इज एग्रीगेट सप्लाई। उसके सामने कुल डिमांड जो रहती है उसे बोलते हैं एग्रीगेट डिमांड, जिसके कंपोनेंट इस तरह हैं। फर्स्ट इज कंजम्पशन, मेरे आपके जैसे लोग जो खरीदारी करते हैं तो डिमांड बन गया। सेकंड, इन्वेस्टमेंट, ये एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस को बनाने के लिए, एक्सपांड करने के लिए मशीनरी, कैपिटल गुड्स, व्हीकल ये खरीदते हैं, तो इन्वेस्टमेंट उसके जरिए मांग बढ़ती है। थर्ड इज गवर्नमेंट परचेज, सरकार ने ये कोई स्ट्रीट लाइट बनानी है, रोड बनाने हैं, रेल बजट एक्सपांड करना है वगैरह, सो दैट विल बी गवर्नमेंट परचेज। उसके अलावा प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, तो मतलब एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है, आई कॉल इट चिग्जम, CIGX माइनस M, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेज प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट। जब कोई इकोनॉमी में एग्रीगेट डिमांड मैचेज एग्रीगेट सप्लाई एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, तो जो लेवल बन जाता है उसको बोलते हैं जनरल प्राइस लेवल। बशर्त है, मतलब सप्लाई और डिमांड मैच कर जाए, बशर्त है कि फुल एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए। फुल एम्प्लॉयमेंट होगा मतलब सभी लोग कहीं नौकरी धंधे में जुड़े हैं, मतलब कि सप्लाई बराबर से हो रहा है, और सभी लोग क्योंकि नौकरी धंधे में जुड़े हैं तो उनके पास पैसा है, तो कंजम्पशन वो भी बराबर से हो रहा है, उस हिसाब से डिमांड बराबर से आ रही है। जब हम लोग फुल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वहाँ पर ये चोर उचक्के बदमाश, अमीर बाप की बिगड़ी वाला दे, वो लोग मन से ही काम नहीं कर रहे हैं, तो उस प्रकार के वॉलेंटरीली अनएम्प्लॉयमेंट को इग्नोर करते हैं। कोई आदमी एक नौकरी छोड़ के दूसरी नौकरी में जा रहा है तो बीच में 2-3 महीने के लिए फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट हुआ, उसको भी आप दरकिनार करेंगे। इग्नोरिंग दोज थिंग्स, इस चीज़ पे ऐसे करते हैं। और ये पूरी इस प्रकार से विभावना दी थी इकोनॉमिस्ट J.M. केन्स ने अपनी किताब जनरल थियरी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी। ये याद रखना है, कई बार मैच द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं कौन सा इकोनॉमिस्ट कौन सी किताब। खैर, ये जॉन मेनार्ड केन्स ने ऐसा बोला कि एट फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी तभी हो सकती है जब सरकार कुछ खर्चा करे, उसके अलावा ये शक्य नहीं। उसी बात को मानते हुए प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने जब अमेरिका में मंदी का माहौल था तो हूवर डैम बनवाया। उसी प्रकार भारत के अंदर भी ये गरीबों की मदद के लिए यूपीए सरकार मनरेगा स्कीम लेके आई। तो मतलब सरकार को खर्चा करना पड़ेगा तभी जाके सबको फुल एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। ठीक, ओके, तो मतलब लेट अस प्रिज्यूम कि इकोनॉमी इज वर्किंग एट फुल एम्प्लॉयमेंट और एग्रीगेट सप्लाई एग्रीगेट डिमांड के साथ मैच कर रहा है और जनरल प्राइस लेवल बरकरार बना हुआ है। अब किन्हीं कारणों से ये एग्रीगेट डिमांड अचानक से बढ़ जाए, पहले से ज़्यादा हो गई, तो ये जो एक्सेस डिमांड हो गई कंपेयर टू दिस एग्रीगेट सप्लाई, तो आप देखिए गैप बन गया। उस गैप को बोलते हैं इन्फ्लेशनरी गैप।
और क्योंकि डिमांड सप्लाई तो जो था वहीं का वहीं था, बट बिकॉज डिमांड इंक्रीज, तो इस प्रकार से ये जो इन्फ्लेशन बना उसको हम बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? एज सच ये चिग्जम जो फॉर्मूला है, कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट परचेज प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, उसी के जरिए आप लोग बना सकते हैं कि क्या क्या कारण रहे होंगे। जब ये चीज़ बढ़ेगी तो ये इन्फ्लेशनरी गैप बना हुआ होगा। फर्स्ट थिंग, मनी सप्लाई किन्हीं कारणों से अगर बढ़ गया है, आरबीआई इज परस्यूइंग ईजी या चीप मॉनेटरी पॉलिसी, रेपो रेट कम कर दिया है, एसएलआर सीआरआर को कम कर दिया है, लोन टू वैल्यू रेशियो में ऐसी कटौती कर दी है, राइट। तो इस प्रकार से अगर मनी सप्लाई बढ़ेगा, ब्याज दर कम हो जाएंगे, तो जनता ये सोचेगी चलो ज़्यादा लोन ले लेते हैं, घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, क्रेडिट कार्ड लेके शॉपिंग मॉल में चलते हैं, सो कंजम्पशन विल इंक्रीज, और उसके चलते मतलब कि ये हाँ इस प्रकार का इन्फ्लेशनरी गैप या डिमांड पुल इन्फ्लेशन बना हुआ होगा। सेकंड, फिजल डेफिसिट के चलते ये हो सकता है। फॉर एग्जांपल 7th पे कमीशन आने से केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में करीब 23-24% की बढ़ोतरी हुई, तो फिर वो भी जाके बाजार में नई चीज़ वस्तु खरीदेंगे, कंजम्पशन बढ़ा। मोदी ये नई उज्ज्वला स्कीम लेके आए जिसके अंतर्गत गरीबों को मुफ्त में एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे, तो राइट उस प्रकार से सरकार का खुद का परचेज और एक्सपेंडिचर बढ़ा, डेफिसिट बढ़ी, और उसके चलते ये पूरा गैप बढ़ने लगा। देन मे बी देर इज इंक्रीज्ड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। समझते हैं, आपने महीने में सैलरी आ गई, आप ये सोच रहे हैं कि मैं ईपीएफ पीपीएफ कहीं पे सेविंग कर दूं, बट उसी वक्त अगर सरकार ये बोले कि अगर आपने इन स्कीम के अंदर सेव किया तो जब आप विड्रॉ करोगे उसके वक्त वो ब्याज मुद्दल दोनों पे हम लोग टैक्स मांगेंगे, इन दैट केस जनता ये सोचेगी कि सेविंग करने से बेहतर कि हम खर्चा ही कर लेंगे, सेविंग करेंगे तो उसके ऊपर तो बेफिजूल का नया टैक्स लग रहा है। सो प्रोपेंसिटी टू सेव कम होने लगा हो, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होने लगा हो, सो इन दैट केस ऑल्सो ये गैप बनना शुरू हो जाएगा। उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर किन्हीं कारणों से बढ़ रहा है। सोचिए, आरबीआई इज परसुइंग ईजी मनी पॉलिसी, तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, सस्ते में लोन मिल रही है, तो अब उद्योगपति ये सोचेंगे कि मैं लोन में पैसा लेके अपनी कंपनी को एक्सपांड कर रहा हूँ, या फिर कि क्योंकि कंजम्पशन बढ़ रहा है, लोग टीवी फ्रिज ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो भी उद्योगपति ये सोचेगा कि मैं नया प्लांट मशीनरी लगा रहा हूँ, तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर विल इंक्रीज। एंड लास्टली, किन्हीं कारणों से अगर एक्सपोर्ट बढ़ रहे हो, तो इन कारणों को जोड़ के आप बोल सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दिस रीजन डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैन हैपन। अब अगर आपको ये पूछा जाए कि इस महंगाई से लड़ना हो तो क्या करेंगे, वेरी इजी, जो ये कारण है ये इंक्रीज हो रहा है उसका विपरीत बोल दो, ऑपोजिट बोल दो कि मनी पर सप्लाई को कम करना चाहिए, वी शुड परस्यू डियर मनी टाइप मनी पॉलिसी, फिजल डेफिसिट के बदले फिजल कंसोलिडेशन करो, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को कम करने के लिए ऐसे कोई टैक्सेशन में प्रावधान करो, मे बी कि ये लग्जरी चीज़ों के ऊपर टैक्स आप बढ़ा दो, समथिंग लाइक दैट। फिर ये इधर मत बोलना कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम करा दो, नहीं, वो तो फिर इकोनॉमी के लिए अपने हक में नहीं रहेगा। सेम वे एक्सपोर्ट बंद कर दो, ऐसा भी नहीं बोलना चाहिए, बट देयर शुड बी सम रेगुलेशन या करेक्टिव मेजर्स। सपोज भारत के अंदर जितना गेहूं चावल उगना है वो पैदा हो गया, तो मतलब एग्रीगेट सप्लाई तो हो गया, बट एक्सपोर्ट के चलते भारत के अंदर ही अपने को कमी देखने को मिले, देन यू कैन से कि हाँ उसके ऊपर कुछ नियम करने चाहिए। और आप ये भी समझिए कि हमने बात करी थी एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल, है ना, तो अगर एट फुल एम्प्लॉयमेंट सब चीज़ हो रही है, सो इन दैट के सप्लाई तो बढ़ने से रहा, तो हमने कोई कुछ करके डिमांड को ही कम करना पड़ेगा। सो इन चीज़ों का ऑपोजिट आप बोलिए। अब होमवर्क में हमने समझ लिया कि भाई एग्रीगेट डिमांड अगर बढ़ जाए तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन कैसे होता। सेम वे किन्हीं कारणों से डिमांड जैसी है वैसी ही रहे, बट अचानक से सप्लाई में कमी आ जाए तो भी आपको गैप देखने को मिलेगा, दैट वी कॉल इन्फ्लेशनरी गैप, बट वो बिकॉज ऑफ सप्लाई साइड इश्यू, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन प्रकार की समस्या होगी। तो उसके क्या कारण हो सकते हैं और उसकी दवाई कैसे कर सकते हो, घर पे आराम से सोचना आसान है। इससे ये यूपीएससी ने 2012 में एक प्रश्न पूछा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर से लड़ने के लिए हमने क्या करना चाहिए। डायरेक्ट टैक्स को बढ़ा दो, इंटरेस्ट रेट्स ब्याज दरों को कम कर दो, पब्लिक एक्सपेंडिचर में बढ़ोतरी करो, इनमें से क्या करना चाहिए। ओनली 1, ओनली 2, 2, 3, 1, 2, सोचिए। आसान है, हमने एलिमिनेशन मेथड से बढ़ना चाहिए। देखिए एग्रीगेट डिमांड
का क्या था, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट परचेज प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर हमने ब्याज दर कम कर दिए तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, मनी सप्लाई बढ़ेगा तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, खरीदारी करेंगे, क्रेडिट कार्ड लेके घूमेंगे, सो कंजम्पशन विल इंक्रीज। और उसी प्रकार उद्योगपति भी सस्ते में लोन लेके अपना एक्सपांशन करेंगे। तो मतलब ये तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर को कम नहीं करेगा, उल्टा अपना एग्रीगेट डिमांड बढ़ाकर और समस्या कर देगा। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। उसी प्रकार पब्लिक एक्सपेंडिचर सरकार ने बढ़ा देना चाहिए। तो आप समझिए उस केस में तो ये अपना गवर्नमेंट परचेज वाली चीज़ बढ़ जाएगी, स्ट्रीट लाइट लगानी है, एलपीजी बल्ब सबको दे देने हैं या XYZ हेल्प, तो ये तो मतलब गलत हो जाएगा नंबर 3 भी। सो जिस भी ऑप्शन के अंदर 2 या 3 आ रहा है उसको आप एलिमिनेट कर दो, देन यू आर लेफ्ट विथ ओनली 1 इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशनरी गैप वो समझ लिया, अभी डिफ्लेशनरी गैप समझते हैं वापस। एट फुल एम्प्लॉयमेंट व्हेन एग्रीगेट सप्लाई इज मैचिंग एग्रीगेट डिमांड, तो हमने जनरल प्राइस लेवल इक्विलिब्रियम बना दिया है। अब किन्हीं कारणों से मान लो ये एग्रीगेट डिमांड कम हो जाए, राइट, तब जो गैप बनेगा उसे हम बोलेंगे डिफ्लेशनरी गैप। यहां पर भी ऐसा क्यों, कैसे हो सकता है? अगेन आप सोचो, चिग्जम के अंदर ही उल्टी चीज आप बोलना शुरू करो कि जब मनी सप्लाई कम हो गया हो, आरबीआई इज परस्यूइंग टाइट मनी पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी, ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है, तो लोग लोन में पैसा कम ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली देन कंजम्पशन विल डिक्लाइन, तो एग्रीगेट डिमांड कम होने लगी और डिफ्लेशनरी गैप बढ़ने लगा। उसी प्रकार ये यहाँ पर गवर्नमेंट परचेज, अगर सरकार फिजल डेफिसिट को छोड़ के फिजल कंसोलिडेशन वाला रास्ता अपनाए कि हमने अब राजीव गांधी और दीनदयाल की नई स्कीम नहीं करनी है, मुफ्त में ये एलपीजी, इलेक्ट्रिसिटी, एलईडी बल्ब कुछ नहीं करना है, सो इन दैट केस गवर्नमेंट परचेज विल डिक्लाइन, तो अपने आप डिमांड में कमी आने लगेगी। उसी प्रकार प्रोपेंसिटी टू सेव बढ़ने लगा तो भी ये केस कंजम्पशन अपने आप कम होने लगेगा, क्योंकि लोग पैसा ज़्यादा सेव कर रहे हैं खरीदारी की बजाय, देन ऑल्सो ये कम होने लगेगा। किन्हीं कारणों से इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर कम हो रहा है, ऑब्वियसली कंजम्पशन कम हो रहा है तो कंपनी अब एक्सपांड करना कम सोचेगी, लोन महंगी है ये बोल के ज़्यादा एक्सपांड नहीं करेंगी। एंड लास्टली आई के अंदर मान लो कि इंपोर्ट बढ़ने लगा, सो ये कुछ कारणों के चलते डिमांड में कमी अपने को देखने को मिलती है, देन वी से कि डिफ्लेशनरी गैप बन रहा है। अब डिफ्लेशनरी गैप या डिफ्लेशन से कैसे लड़ना है, तो इन सभी चीज़ों का आप विपरीत बोलना शुरू करो, देन यू विल गेट द आंसर। अब डिफ्लेशनरी स्पाइरल वो क्या चीज़ होती है? हमने देखा कि डिफ्लेशनरी गैप तब बनेगा जब सप्लाई के सामने डिमांड अपनी कम होने लगी है। सो ऐसा मतलब कि दाम गिर रहे हैं गिर रहे हैं गिर रहे हैं। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के मालिक जेठालाल बोलते हैं कि आ जाओ, बेस्ट प्राइस पे मैं आपको एलसीडी दे रहा हूँ, इससे तो कम प्राइस अभी हो नहीं सकते, बस खरीद ही लो आप। बट फिर भी ये पोपटलाल जैसे कुछ एरोगेंट टाइप के कस्टमर वो ये सोचेंगे नहीं नहीं अभी तो नहीं, अभी और दाम नीचे गिरने दो फिर हम सोचेंगे। सो देन ये एग्रीगेट डिमांड और कम हो जाएगा, राइट। तो डिफ्लेशन विल क्रिएट मोर डिफ्लेशन लाइक दैट, तो एक स्पाइरल ऐसे नीचे नीचे जाने लगा। सेकंड, अब याद करो आलोकनाथ बैंक के अंदर सेविंग अकाउंट फिक्स डिपॉजिट में पैसा डालता है तो उसके ऊपर उसे नॉमिनल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, उसमें से आप महंगाई को माइनस करोगे देन यू विल फाइंड रियल इंटरेस्ट रेट, और अगर वो पॉजिटिव में मिला देन वी से कि आलोकनाथ का परचेजिंग पावर बढ़ेगा। ओके, तो देखिए महंगाई कम हो रही है, सो जब डिफ्लेशन आएगा तो मैं माइनस के बदले उसको प्लस में कर दिया है। तो आप देखिए कि जब डिफ्लेशन होगा तो आलोकनाथ का रियल इंटरेस्ट रेट वो तो बहुत बढ़ जाएगा, मतलब कि उसका परचेजिंग पावर वो तो बहुत बढ़ जाएगा, और उस केस में भी वो ये सोचेगा कि अभी मेरे को खरीदारी नहीं करती, मैं तो और सेविंग करूंगा ताकि मेरा और बढ़ते जाए, राइट। सो इन दैट केस ऑल्सो आप देखिए वो जो मैं बात कर रहा था प्रोपेंसिटी टू सेव वो बढ़ गई। अब तो इसी के चलते मतलब कि डिफ्लेशनरी गैप और बढ़ता जाएगा, तो वो एक स्पाइरल की तरह नीचे 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 और चीज़ खराब होती जाएगी। आगे इकोनॉमी के अंदर अगर दो पार्टी एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन कर रही है तो दोनों एक साथ मजा नहीं ले सकती, किसी एक का फायदा तो किसी एक का नुकसान होना ही मांगता है। सो लाइक दैट अगर आलोकनाथ का रियल परचेजिंग पावर बढ़ रहा है एज अ बोरोवर, एज अ लेंडर, उसने जो पैसा दिया था लाइक दैट सेविंग के ऊपर, तो सामने जो भी बोरोवर था उसका रियल डेट बर्टन वो बढ़ना चाहिए, राइट। और उसके चलते हो सकता है वो पुरानी लोन के ऊपर डिफॉल्ट भी कर जाए, क्योंकि अब ये दूसरे लोग कंजम्पशन कम कर रहे हैं तो विजय माल्या की एयरप्लेन की टिकट कम बिकेंगी तो वो अपनी लोन का बकाया कैसे चुकाएगा। और क्योंकि लोग अब एयर ट्रैवल कम कर रहे हैं, लोग ये सोच रहे हैं हम तो सेविंग ही करना है, अभी कंज्यूम कुछ नहीं करना है,
सो अगर कंजम्पशन कम हो रहा है तो माल्या फिर ये भी अगर उसने सोचा हो कि मैं नए प्लेन या नए रूट पे एयरलाइन खोलना था वो भी वो पोस्टपोन कर देगा, या फिर ये सोचेगा कि अगर मुझे सस्ते में लोन मिलेगी तभी जाके मैं ये काम करूँगा, ओनली देन आई विल एक्सपांड। इस अनुसंधान में फिर ये द हिंदू के इकोनॉमिस्ट और दूसरे लोग वो नाराज हो गए कि देखिए ये तो इन उद्योगपतियों को सस्ते में लोन नहीं मिल रही, उसके चलते वो तो एक्सपांड नहीं कर पा रहे और पूरी इकोनॉमी अब खड्डे में चली जाएगी। आरबीआई अपने पॉलिसी रेट उसमें कटौती जल्दी जल्दी क्यों नहीं कर रही है, ये 7-8% पे क्यों उसकी गाड़ी अटकी हुई है। राजन ने उसके कारण दिए। पहली बात ये सही है कि महंगाई थोड़ी थोड़ी कम हो रही थी 2014-15 के अंदर, बट आई वॉज वेटिंग कि वो एक जगह पे स्टेबिलाईज हो जाए बिटवीन दैट 2 to 6%। मुझे थोड़ी स्थिरता दिखे, उसके बाद मैं अपने पॉलिसी रेट रेपो रेट के अंदर कटौती करूँ और वो फिर उद्योगपतियों को सस्ते में लोन मिले एंड दे कुड एक्सपांड एंड XYZ कंजम्पशन अपना बढ़ने लगे वगैरह। आप समझिए एक महीने के अंदर अगर 0.5% या 1% महंगाई कम हो गई तो उसको देख के तुरंत आरबीआई अपने रेपो रेट कम नहीं कर सकती, दे हैव टू वेट एंड वॉच, उसे स्टेबिलाइज होने देना पड़ता है। सो देयरफॉर आरबीआई वाज नॉट कटिंग द पॉलिसी रेट, इसलिए लोन के ब्याज दर तो बढ़े रहे थे। सेकंड, जब ये 2015 के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 150 बेसिस पॉइंट की आरबीआई ने अपने रेपो रेट में कटौती की, लेकिन फिर भी सामने बैंक वालों ने अपने बेस रेट लोन रेट के अंदर उतनी तीव्रता से कटौती नहीं की। इनकम्प्लीट ट्रांसमिशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, जिसकी हमने ये अपनी BS 161 P67 पार्ट के अंदर चर्चा की थी। इसलिए राजन ने ये सोचा कि जब मैंने अपने रेपो रेट के अंदर कटौती की फिर भी नीचे वो ट्रांसलेट होके तो आ नहीं रहा, देन वाई शुड आई क्विकली डिक्रीज माई रेट्स इवन फर्दर, है ना। पहले वो थोड़ा नीचे लोन और सस्ती हो जाएगी फिर मैं और सस्ता करूंगा। सो लाइक दैट, तो लोन सस्ते हो नहीं रहे थे और डिफ्लेशनरी स्पाइरल इसके चलते और तीव्र होने लगा या हो जाएगा, ऐसा ये द हिंदू वाले मान रहे थे। बाकी राजन तो अपने हिसाब से वो तो सही सोच के ही अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बना रहे थे। जिन जिन को उससे दिक्कत हो तो अपना पोकेमॉन लेके आ जाए, है ना। अब मेरे पिकाचू से लड़वा लो आप लोग। आगे बढ़ते हैं। सो लाइक दैट एग्रीगेट सप्लाई के सामने एग्रीगेट डिमांड कम होने लगा, डिफ्लेशनरी गैप बना, राइट। और वो अपने आप ही ऐसे और कारणों का निर्माण कर रहा है जिसकी चलते कंजम्पशन कम होने लगा, सेविंग बढ़ने लगी और उसके चलते इन्वेस्टमेंट में कमी आई और इवन पुरानी लोन के अंदर भी लोग बैंकरप्सी एनपीए की समस्या होने लगी। अब माल्या अगर बैंकरप्ट हो जाएगा तो किंगफिशर बंद हो गई, वहाँ जो भी पायलट एयर होस्टेस थी उनकी बेरोजगारी बढ़ने लगेगी और फिर वो चल के आईफोन तो खरीदेंगे नहीं, राइट। दे विल सेव मोर एंड कंज्यूम लेस। तो ये मतलब धीरे धीरे और खराब होते जाएगा और ये जो अपनी इतनी डिमांड कम हुई थी उससे भी ज़्यादा और डिमांड कम हो जाएगी एंड लाइक दैट इट विल कंटिन्यू टू श्रिंक फर्दर, जिसे कि हम डिफ्लेशनरी स्पाइरल की समस्या बोलते हैं। एक सवाल, डिफ्लेशनरी स्पाइरल इट इज द चेन ऑफ इवेंट दैट वर्सन द डिफ्लेशन, कोई ऐसी घटना कि उससे और खराब होता जाए। सामने इन्फ्लेशनरी स्पाइरल इट मीन्स अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट लीड टू डिफ्लेशन। दोनों सही है, दोनों गलत, क्या होगा। पहला वाक्य सही है और दूसरे में आप समझिए, जैसे डिफ्लेशनरी स्पाइरल मतलब डिफ्लेशन खुद ही ऐसी समस्या करता है कि और खराब होगा, सेम भी इन्फ्लेशनरी स्पाइरल मतलब वो इन्फ्लेशन ही खुद ही ऐसी ऐसी चेन ऑफ इवेंट लाता है कि इन्फ्लेशन भी और खराब होता जाए। सो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग और ओनली ए इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं। हमने बात करी कि डिफ्लेशनरी गैप के वक्त बेरोजगारी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगी। सो इकोनॉमिस्ट विलियम फिलिप्स वो एक कर्व बनाते हैं कि एक तरफ आप देखिए महंगाई बढ़ रही है और एक तरफ बेरोजगारी बढ़ रही है, इनके बीच क्या रिलेशन है। फिलिप कर्व ये आप देख सकते हैं एक प्रकार का हाइपरबोला कर्व है। यहाँ पर इंटरप्रिटेशन ये होता है कि अगर महंगाई बढ़ेगी तो बेरोजगारी कम होगी, लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेगा, और उसके सामने जब महंगाई कम होने लगेगी या फिर कि डिफ्लेशन की तरफ आप बढ़ेंगे तो देखिए वो लाइन कहाँ पे कट रही है, इधर। मतलब कि बेरोजगारी उस वक्त बढ़ेगी, जो कि हमने किंगफिशर और उससे याद रखा। या फिर आप ऐसे विजुलाइज कर सकते हो कि ये दिल चाहता है कि आमिर खान रंगीला का टपोरी बन गया और फिर उसके हाथ में बेरोजगारी आ गई, देन ही विल थिंक कि अब तो कबाली के टिकट ही ब्लैक में बेचता हूँ, या फिर कि मैं एक धूम वाली मोटरसाइकिल खरीद के बैंक रॉबरी शुरू करूँ। इन दैट केस अगर वो धूम वाली मोटरसाइकिल खरीद रहा है देन कंजम्पशन विल इंक्रीज, तो फिर वापस वो इन्फ्लेशन की तरफ आना चाहिए एंड देन रोजगारी शुड इंक्रीज। खैर
ये फिलिप कर्व के अंदर एक बात और भी याद रखनी है, ऐसा जी आप देखिए कि हाइपरबोला टाइप का कुछ चल रहा है, और इन द लॉन्ग, ये तो शॉर्ट रन के लिए इस प्रकार से चलेगा, बट इन द लॉन्ग रन ये एक वर्टिकल लाइन बन जाएगी। वर्टिकल लाइन मतलब कि फिर महंगाई भी जितनी बढ़े या डिफ्लेशन की तरफ जितना जाओ, वो 2-3% जितना बेरोजगारी होगा उतना ही रहेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कैसे हो रहा है। सो इन द लॉन्ग टर्म फिलिप कर्व विल बी अ वर्टिकल लाइन। ठीक है, जितना समझ में आया तो ठीक, अदरवाइज ये वाली स्लाइड का चित्र याद रख लेना कि एक तरफ जनरल प्राइस लेवल है, उसके नीचे गए तो डिफ्लेशन, ऊपर गए तो इन्फ्लेशन। डिफ्लेशन के वक्त सेविंग्स करने वालों को मजा रहता है, बट बोरोवर्स को तकलीफ रहती है। आगे जब इन्फ्लेशन की आप बात करोगे तो इसको मिरर कर दो उल्टा, कि इन्फ्लेशन के वक्त बोरोवर्स को, उधारी लेने वालों को मजा रहता है, और लैंडर्स, उधारी देने वालों को नुकसान रहता है। सो ड्यूरिंग इन्फ्लेशन द इन्फ्लेशन फेवर्स द डेप्टर ओवर द लैंडर्स। आगे डिफ्लेशन के वक्त रंगीला टपीरोगिरी, अनएम्प्लॉयमेंट ज़्यादा रहता है, महंगाई आएगी तब धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट कम होने लगता है। इन अदर वर्ड्स वो जो फिलिप कर्व था वो क्या बताता है, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दे आर इन्वर्सली रिलेटेड। महंगाई बढ़ेगी तो रोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी कम होगी। बट हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे केस बन जाते हैं कि जब महंगाई भी बढ़ेगी और बेरोजगारी भी बढ़ेगी, जिसको हम बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन का एक खास प्रकार स्टैगफ्लेशन। उसी प्रकार इन्फ्लेशन के दूसरे डिमांड पुल इन्फ्लेशन, जनता के हाथ में ज़्यादा पैसा है, वो ज़्यादा खरीदारी कर रहे हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट के चलते। और क्या क्या प्रकार होते हैं इन्फ्लेशन के। रेट ऑफ इन्फ्लेशन में क्रीपिंग इन्फ्लेशन, अब धीरे धीरे वो जैसे मकोड़ा या सांप रेंग के चलता है, सिंगल डिजिट में जब इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो। फिर होता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, जैसे घोड़ा दौड़ दौड़ के चलता है, डबल डिजिट के अंदर महंगाई बढ़ रही है। और लास्टली पूरा खड्डे में चला जाए, दैट इज कॉल्ड हाइपर इन्फ्लेशन। जैसा कि वर्ल्ड वॉर 2 के पहले जर्मनी वालों ने देखो करेंसी छापना शुरू कर दिया, और फिर जितनी वजन की करेंसी उतनी वजन का आप सामने जाके एक ब्रेड का लोफ भी नहीं खरीद सकते। दैट टाइप ऑफ थिंग हैपन्स, उसको हम बोलते हैं हाइपर इन्फ्लेशन। हमने ये भी बात करी कि डिफ्लेशन भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है। तो जब सरकार अपनी फिजिकल पॉलिसी या आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कुछ बदलाव करके आर्टिफिशियली थोड़ा इन्फ्लेशन कराने की कोशिश करे, दैट इज कॉल्ड रिफ्लेशन। मतलब कि डिफ्लेशन से इस तरफ ऊपर चढ़ने की क्रिया, दैट इज रिफ्लेशन। ठीक है, ये एक स्लाइड आप याद रखेंगे तो बहुत सारे एमसीक्यू हम सॉल्व कर सकते हैं। सो लाइक दैट अपना ये चैप्टर खत्म। इन्फ्लेशनरी गैप क्या था, डिफ्लेशनरी स्पायरल क्या था।